दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो ये वीडियो आपने स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना है। देश में इलेक्शन का माहौल है और बॉलीवुड के बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से जुड़ गए हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड वाले पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते ही रहते हैं और पॉलिटिक्स की न्यूज़ बनती ही रहती हैं। कल मुंबई में वोटिंग डे था और बॉलीवुड के बहुत सारे लोग वोट डालने पहुंचे थे। उन्हीं में से एक था परेश रावल। जब मीडिया ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, तो परेश रावल ने एक ऐसा बयान दे दिया जो 80% लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कहोगे कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार, और सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या। एक्चुअली परेश रावल हर 1-2 महीने में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करते ही रहते हैं और मुझे लगता है वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई न्यूज में रहेंगे तो काम मिलेगा, न्यूज में नहीं रहेंगे तो काम कहां से मिलेगा। तो रावल साहब ने कहा कि जो लोग वोट देने आते हैं वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो वोट देने नहीं आते वो ज्यादा अच्छे लोग नहीं है। और जो लोग वोट नहीं डालते उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो फाइन होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना चाहिए, या उनके ऊपर कुछ फाइन होना चाहिए, या उनको कुछ दिनों की सजा होनी चाहिए। मतलब कुछ तो होना चाहिए उन लोगों के लिए जो वोट नहीं डालने आते। ठीक है जी, इंडिया में डेमोक्रेसी है और हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। तो परेश रावल को भी जैसा लगा वैसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं भी परेश रावल जी से इसी बारे में एक सवाल करना चाहूंगा। सर, ये मैंने मान लिया कि जो वोट नहीं डालेगा उसके ऊपर कोई ना कोई फाइन होना चाहिए, लेकिन जो लोग 5, 10, 20 साल से वोटिंग करते आ रहे थे और उनका वोटिंग लिस्ट से नाम कट गया है, उनको क्या हर्जाना दिया जाना चाहिए? जो लोग पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने के लिए गए लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिया गया, किसी से कहा गया कि भाई आधार कार्ड लाओ, किसी से कुछ और कहा गया, किसी से कहा गया कि जो उसका वोटर आईडी है उस पर उसका फोटो सही नहीं है तो वो फेक लग रहा है। बहुत सारे बेचारे गरीब लोगों ने वोट इसलिए नहीं डाला क्योंकि उनको डर था कि वो अगर अपनी मर्जी की पार्टी को वोट देंगे तो उनको मारा पीटा जाएगा, उनको हरेस किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइन में खड़े थे लेकिन टाइम खत्म हो गया, उसकी वजह से उनको वोट नहीं डालने दिया गया। तो मेरे ख्याल में अगर वोट ना डालने वालों पर फाइन होना चाहिए तो फिर ऐसे लोगों को सरकार को हर्जाना देना चाहिए। यह बात सही है या गलत है? आप जरा मुझे बताना। परेश रावल साहब, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जाने माने आदमी हैं, आपकी बात दूर तक जाती है, आपकी बात का असर होता है, तो जब आप कुछ कहते हो तो सोच समझ कर कहा करो। क्वाइन के एक साइड की बात नहीं हो सकती, क्वाइन की दोनों साइड की बात करनी होगी। परेश रावल साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में से 100 में से तकरीबन 20-25 लोग ही वोट करते हैं और उन्हीं के वोट करने पर सरकार बनती है। बाकी जो 75 लोग वोट नहीं करते उनकी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। रावल साहब, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके बॉलीवुड के ही कुछ फेमस लोग भी वोट नहीं डाल सके। वो बेचारे पोलिंग बूथ पर भी गए थे वोट डालने के लिए, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनको वोट नहीं डालने दिया गया, और उन्हीं में से एक है गौहर खान। जरा सुन लीजिए आप। दोस्तों, ये बात तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो किसी के नहीं हैं, वो हर काम अपने फायदे के लिए करते हैं। बस परेश रावल साहब भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। कुछ सालों पहले इनकी थिंकिंग कुछ और थी। जरा सुन लीजिए ये मुसलमानों के बारे में क्या कहा करते थे। जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, मोदी जी के बाद कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती है। सुन लिया आपने इन्होंने क्या कहा। और आज ये कहने से इनकी दुकान नहीं चलती, आज ये कहने से इनको फायदा नहीं है, आज अपोजिट कहने से इनको फायदा है। तो आज ये दिन रात हिंदू मुस्लिम किया करते हैं। दोस्तों, आज की सेकंड खबर यह है कि 12 जुलाई बहुत ही खास दिन बन गया है। इस दिन 3 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक फिल्म रिलीज हो रही है कमल हासन साहब की इंडियन 2, जिसकी स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है और बजट भी तकरीबन 500 करोड़ रुपए है। दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है अक्षय कुमार साहब की सरफिरा, और तीसरी फिल्म रिलीज हो रही है अदरक अब्राहम की वेदा। यह फिल्म साउथ की एक फिल्म की रीमेक है। आप सभी जानते हैं कि अदरक अब्राहम कोई भी ओरिजिनल फिल्म नहीं करता, इसको बेचारे को साउथ फिल्मों का रीमेक करने का बहुत शौक है, और यही वजह है कि इसकी पिछली तकरीबन 10 फिल्में सुपर फ्लॉप हैं। और 12 जुलाई को भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यानी कि 12 जुलाई को टक्कर होगी सरफिरा और इंडियन 2 के बीच में। वेदा पहले ही दिन सुपर डुपर
ऊपर डिसास्टर हो जाएगी। कसम रावण की आज की थर्ड खबर है शैतान के भाई टिंगू आमिर खान के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि कल मुंबई में वोटिंग डे था, तो आमिर खान भी वोट डालने के लिए आया, लेकिन किसके साथ आया? किरण राव के। किरण राव कौन है? किरण राव है उनकी एक्स वाइफ, जिसको वो डिवोर्स दे चुके हैं। लेकिन जब से इन दोनों का तलाक हुआ है, तब से मैंने कहीं भी आमिर खान को अकेले नहीं देखा। तब से मैंने हर जगह किरण राव और आमिर खान दोनों को साथ में ही देखा है। यानी कि तलाक देने के बाद भी टिंगू खान हमेशा किरण राव के साथ ही रहता है, कहीं भी आता जाता है किरण राव के साथ ही आता जाता है। अब मुझे आप लोगों में से कोई ये बता दे कि भाई जब इसने 24 आवर किरण राव के साथ ही रहना है तो फिर डिवोर्स क्यों लिया है? अगर डिवोर्स लेने के बाद इतना ज्यादा प्यार हो गया है तो फिर से शादी कर लो, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, टिंगू ऐसा कभी नहीं करेगा। एक्चुअली टिंगू को किरण राव के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिंगू को किरण राव के साथ यहां वहां आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिंगू की बस एक ही प्रॉब्लम है कि टिंगू फ्री रहे किसी के भी साथ मस्ती करने के लिए। तलाक के बाद टिंगू को यह आजादी मिल गई है कि रात को जब कोई उसके घर पर लड़की आए तो किरण राव यह ना पूछ सके कि भाई ये लड़की आपके पास क्यों है, ये लड़की आपके यहां क्या कर रही है। बस सिर्फ इतनी सी वजह के लिए इस टिंगू भाई ने डिवोर्स लिया है। और जब किसी इंसान की हरकतें ऐसी होंगी तो उसके बच्चे क्या करेंगे? वही करेंगे जो आमिर खान के बच्चे कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि आमिर खान की बेटी ने एक लुक्खे से, जिम ट्रेनर से शादी की है, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। जैसे कि मैंने बताया कि कल मुंबई में वोटिंग डे था, तो आज की फोर्थ खबर यही है कि कौन कौन लोग वोट डालने के लिए आए थे, कौन नहीं आए थे। SRK अपनी फैमिली के साथ वोट डालने गया था, अमित जी की पूरी फैमिली ने वोट डाला, धर्म जी भी वोट डालने के लिए गए थे, अक्षय कुमार ने भी वोट डाला, इमरान हाशमी ने भी वोट डाला, फरहान अख्तर ने भी वोट डाला, परेश रावल, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण ने भी वोट डाला। अब यहां बात करेंगे दीपिका की। दीपिका ने आज से पहले कभी भी वोट नहीं डाला था, क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं थी, उनका वोट नहीं था हिंदुस्तान में। लेकिन इस साल वो वोट डालने गई। इसका मतलब यह हुआ कि दीपिका ने अपनी नेशनलिटी चेंज कर ली है। इसका मतलब यह हुआ कि दीपिका ने इंडिया का पासपोर्ट ले लिया है। यह काम तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। काफी एक्टरों को उन्होंने मजबूर कर दिया है कि वो बाहर की नेशनलिटी ड्रॉप करें और इंडिया का पासपोर्ट लें। लेकिन अभी भी बॉलीवुड में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, जो वोट डालने के हकदार नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है वो लोग वोट डालने के लिए नहीं गए थे, जैसे कि इमरान खान, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडीज वगैरह वगैरह। धर्म जी बेचारे बहुत बूढ़े हो चुके हैं, सही से चल नहीं पा रहे थे, इसके बावजूद भी वोट डालने गए। लेकिन जब वो वोट डालने गए तो वहां मीडिया वाले उन पर टूट पड़े। मीडिया वालों ने उनको बिल्कुल घेर लिया और ये देखकर धर्म जी को बहुत गुस्सा आ गया। धर्म जी ने उनसे कहा कि ऐसे बिहेव मत करो, मेरी उम्र देखो और जैसे आप मेरे ऊपर गिर पड़ रहे हो उसको देखो। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो लिहाज रखो, थोड़ी तो मर्यादा रखो। कसम काले हिरन की आज की फिफ्थ खबर है कंगना दीदी के बारे में, जो हिमाचल की मंडी सीट से इलेक्शन लड़ रही है। और जब इलेक्शन लड़ रही है तो जाहिर सी बात है रोजाना लोगों से मिलने जाती है, वोट मांगने जाती है, रैलीज भी कर रही है। तो जरा उनका एक वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए कि इसमें वो क्या कह रही हैं। अगर मुझे आपका सहयोग मिलेगा, यहाँ पर एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी और उस फिल्म सिटी में जो है ना कि सिर्फ भारतवर्ष के बाहर के लोग भी आकर फिल्में शूट किया करेंगे। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक देवभूमि है। इस वीडियो में वो जो भी कह रही हैं वो 100% झूठ है। उनका कहना यह है कि मैं ऐसा सोच रही हूं कि मैं यहां एक ऐसी फिल्म सिटी बनाऊं कि इंडिया के लोग ही यहां शूटिंग करने ना आए, बल्कि हॉलीवुड के लोग भी यहां शूटिंग करने आए। उनको पता है कि यह 100% झूठ है, लेकिन कंगना को यह पूरा यकीन है कि उनकी पार्टी का रिवाज ही ऐसा है कि वो कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करना। और किसी ने भी आगे चलकर उनसे यह पूछना ही नहीं है कि भाई जो प्रॉमिस आपने किया था वो पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी उनसे कोई काम की बात करेगा उनसे पूछेगा कि भाई जो प्रॉमिस किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ, तभी वो राम जी और सनातन और राम जी के मंदिर के बारे में बात करने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है सामने वाला चुप हो जाएगा। कसम रावण की आज की सिक्स्थ खबर है रावण के छोटे भाई मनोज तिवारी के बारे में। यह भी बहुत बड़ा झूठा आदमी है, इसीलिए मैं इसको रावण का भाई कह रहा हूं। यह रावण के भाई से कम नहीं है।
एक्चुअली मैं मनोज तिवारी को तकरीबन 20 साल से जानता हूं। मनोज तिवारी ने और मैंने 2 फिल्मों में साथ काम किया, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं मनोज को उस वक्त से जानता हूं जब उनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, और मैं ये भी जानता हूं कि जब वो हीरो हुआ करते थे तो बहुत ही रोमांटिक इंसान हुआ करते थे। किसी भी हीरोइन को दोस्ती किए बिना अपनी फिल्में कभी लेते नहीं थे। मैंने मनोज के साथ एक फिल्म बनाई थी मुन्ना पांडे बेरोजगार, और उसमें हीरोइन थी रानी चटर्जी। मनोज भाई ने क्लियर किया था कि भाई साहब अगर रानी इस फिल्म की हीरोइन नहीं होगी तो मैं फिल्म नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भाई कितने रोमांटिक इंसान हैं। मनोज एक इंटरव्यू दे रहा था और उसमें मनोज ने कहा कि थाईलैंड नजदीक ही है इंडिया के, और मैं तो हर साल वहां जाता हूं, कुछ दिन वहां बिता कर आता हूं। और जब इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि इसका मतलब यह है कि आप भी मजे करने जाते हो, तो मनोज ने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं भाई, मजे नहीं, मैं वहां राम कथा करने जाता हूं। फिर बहुत नजदीक है एक जगह थाईलैंड, मैडम को पता थाईलैंड जाते रहते हैं आप? राम कथा के लिए गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितने झूठे लोग हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग राम जी का नाम कहीं भी यूज कर लेते हैं। ऐसी जगह पर इनको राम जी का नाम बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई साहब इनको जरा भी खौफ नहीं है। ये डंके की चोट पर कहीं भी राम जी का नाम ले लेते हैं। मैं, आप और सारी दुनिया जानती है कि लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं। तो जब इनको पता था कि लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं तो इन्होंने कहना ही नहीं चाहिए था कि मैं हर साल थाईलैंड जाता हूं, और अगर इन्होंने कह दिया था तो बात खत्म हो गई। फिर वहां राम जी के नाम को यूज नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज की 7th खबर है एसआरके के बारे में। एक एक्टर है प्रदीप रावत। शायद उस एक्टर को आप नाम से नहीं जानते होंगे, मैं भी नाम से नहीं जानता, लेकिन शक्ल से पहचानता हूं और आप भी पहचानते होंगे, क्योंकि ये आदमी काफी फिल्मों में काम कर चुका है। इस एक्टर ने फिल्म कोयला में शाहरुख खान के साथ भी काम किया था। अब एक इंटरव्यू देते हुए इसने कहा है कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा चेन स्मोकर अगर कोई है तो एसआरके है। एसआरके के सामने बाकी सब फेल हैं, और यह बात तो मैं भी मानता हूं कि हां एसआरके चेन स्मोकर है। और मेरे ख्याल में एसआरके को 2 चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, एक सिगरेट और दूसरा वोडका। लेकिन मेरे ख्याल में कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। उनकी मर्जी है, वो जो चाहे पिए, जो चाहे खाए। उनकी मर्जी है वो सिगरेट पिए या सिगार पिए। उनकी मर्जी है वो ब्लैक लेबल पिए, रेड लेबल पिए या वोडका पिए। दोस्तों, आज की 8th खबर है बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर एसएलबी के बारे में। एसएलबी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि भाई अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं उसका दोस्त हूं तो वो गलत है। मैं बॉलीवुड में दोस्ती करने नहीं आया हूं, मैं बॉलीवुड में रिश्ते बनाने नहीं आया हूं, मैं बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ फिल्में बनाने आया हूं, काम करने आया हूं। और यही वजह है कि मैं अपनी फिल्मों में एक्टरों को रिपीट नहीं करता। बहुत सारे एक्टर हैं जिनको ये लगता है कि क्योंकि मैं उनको जानता हूं तो मुझे अपनी फिल्मों में उन्हीं को लेना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं फिल्म की कास्टिंग करता हूं फिल्म के सब्जेक्ट को देखकर, उसमें कौन फिट होता है मैं उसी को लेता हूं। मेरी फिल्म के रोल के हिसाब से जो मुझे बिल्कुल सही लगता है मैं उसी को अपनी फिल्म में लूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा दोस्त है या नहीं है। और मेरे ख्याल में फिल्म बनाने का ये बिल्कुल सही तरीका है। दोस्ती यारी एक तरफ रहनी चाहिए, जो फिल्म के कैरेक्टर हैं उनकी कास्टिंग 100% करेक्ट होनी चाहिए, तभी एक फिल्म लगती है। आप जरा सोच कर देखिए कि डर में सन्नी देओल और शाहरुख खान ना होते, डर में सल्लू बुढ़ऊ और सैफ अली खान होते तो क्या फिल्म बनती। तो ये एसएलबी की बात बिल्कुल सही है कि किसी भी फिल्म की सही कास्टिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की 9th खबर है कियारा एडवाणी के बारे में, जो आज की तारीख में कांस में है। ये तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि कियारा एडवाणी को इंडियन मीडिया भी कवर नहीं कर रहा है, फॉरेन मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अब पब्लिक कियारा को उनके बोलने के तरीके पर ट्रोल कर रही है। आपने सभी ने कियारा को इंग्लिश बोलते हुए देखा होगा, वो मीडिया के सामने आती ही रहती है, लेकिन जब वो कांस में मीडिया के सामने आई तो एकदम अलग तरह से इंग्लिश बोल रही थी। यानी कि अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो एकदम अंग्रेज है, वो जबरदस्त इंग्लिश बोल सकती है। It comes at a very special moment as well, and I'm truly so humbled to be here at Cannes for the first time. और यही वजह है कि लोग कियारा को ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई आपको ऐसे इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत थी, आप इंडियन हो, इंडियन स्टाइल में ही इंग्लिश बोलो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, आज की 10th खबर है रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन के बारे में, जिसकी शूटिंग चल रही है कश्मीर में। इस फिल्म की शूटिंग के कुछ फोटो लीक हुए हैं और उनके मुताबिक देखा जा सकता है कि जैकी श्रॉफ और अजय देवगन एक दूसरे को मार रहे हैं, यानी कि
इन दोनों के बीच में एक्शन चल रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि शायद सिंघम अगेन बॉलीवुड की आज तक की सबसे बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म है। इसमें अजय के साथ अक्षय भी है, टाइगर भी है, रणवीर सिंह भी है, अर्जुन कपूर भी है, दीपिका भी है, कैटरीना भी है, जैकी भी है और भी ना जाने कितने एक्टर हैं। और यही वजह है कि इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है तकरीबन 500 करोड़ रुपए। पहले ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी और देखने वाली बात होगी कि ये कितनी बड़ी हिट होगी। दोस्तों, आज की 11th खबर है रामायण के बारे में। रामायण के बारे में इतनी खबरें मैं खुद दे चुका हूं, इतनी खबरें मीडिया देता है कि हद से ज्यादा। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी लेकिन फिर अचानक बंद हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो इस फिल्म के दो निर्माता थे, प्राइम फोकस और मधु मंतेना, उनमें झगड़ा हो गया है। मधु ने लीगल नोटिस भेज दिया है प्राइम फोकस को कि ये कहानी आपकी नहीं है, आप इस पर फिल्म नहीं बना सकते। और यही वजह है कि अब इस फिल्म की शूटिंग बंद हो गई है। जब तक इन दोनों निर्माताओं का झगड़ा खत्म नहीं होता, मुझे लगता है तब तक इस फिल्म की शूटिंग चालू नहीं होगी। आज की 12th खबर है कियारा एडवाणी की आने वाली तेलुगु फिल्म के बारे में, जिसमें हीरो है रामचरण और जिसके कोरियोग्राफर है प्रभुदेवा। इस फिल्म का एक गाना है जरा गांडी, जिसमें रामचरण और कियारा दोनों हैं और जिसको कोरियोग्राफ किया है प्रभु ने। कियारा का ऐसा कहना है कि प्रभु ने इन दोनों को इतना पुश किया है कि इन दोनों ने इस गाने में जबरदस्त डांस किया है। कियारा के हिसाब से यह गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस फिल्म का नाम है गेम चेंजर। आज की 13th खबर है यामी गौतम के बारे में। यामी गौतम को लड़का हुआ है, तो यामी गौतम और उनके पति आदित्य धर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज की 14th खबर मेरे बारे में है। आप में से बहुत लोग कमेंट्स करके ये कहते रहते हैं कि मैंने तो इस फिल्म के पैसे ले लिए हैं, इसलिए इस फिल्म के बारे में अच्छा कह रहा हूं, इस फिल्म के पैसे नहीं मिले इसलिए बुरा कह रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। जो निर्माता हैं वो पैसे बांटने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और आप लोग तो खुद ही कहते हैं कि मैं 25 लाख रुपए लेता हूं, तो 25 लाख रुपए कौन सा निर्माता देगा? और इससे भी आगे की बात यह है कि मैं इंडिया में रहता नहीं हूं, मैं लंदन में रहता हूं, तो ऐसा कौन सा निर्माता है बेचारा जो मुझे लंदन में पैसे भेजेगा और क्यों भेजेगा? आप जो कह रहे हो वो भी सही है, पैसे बिल्कुल दिए जाते हैं, लेकिन पैसे कैसे दिए जाते हैं? एक्चुअली फिल्म के रिलीज होने से 2-3 दिन पहले मुंबई में एक फिल्म का प्रेस शो रखा जाता है और उसमें तकरीबन 150 से 200 क्रिटिक्स को बुलाया जाता है। उन सभी क्रिटिक्स के नाम का एक एनवलप बनाया जाता है। उस एनवलप में उस क्रिटिक की वैल्यू के हिसाब से पैसे डाले जाते हैं। किसी एनवलप में 10,000 होते हैं, किसी में 15,000 होते हैं, किसी में 20,000 होते हैं, किसी में 50,000 भी होते हैं और हर क्रिटिक के हाथ में वो एनवलप दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रिटिक के हाथ में पैसे दिए जाते हैं, नहीं, इतनी बेइज्जती किसी की नहीं की जाती। लेकिन जितने भी क्रिटिक्स वहां जाते हैं उनको पता है कि भाई एनवलप मिलना है, उनको यह भी अच्छी तरह पता है कि इस एनवलप में कितने पैसे होंगे, तो जाहिर सी बात है सब खुशी खुशी लेते हैं। और जब ट्रायल पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां खूब शराब भी पीने को मिलती है, समोसे खाने को मिलते हैं, खाना मिलता है। तो जब एक क्रिटिक को फिल्म रिलीज होने से 2-3 दिन पहले दिखाया जाएगा, उसको पैसे भी दिए जाएंगे, उसको खाना भी खिलाया जाएगा, उसको शराब भी पिलाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो फिल्म के बारे में अच्छा ही कहेगा। और यही वजह है कि हर एक फिल्म को ये सारे क्रिटिक्स 4 से 5 स्टार देते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो बड़ी मुश्किल से किसी फिल्म को कभी 4 स्टार देता हूं। 90% फिल्मों को मेरी रेटिंग होती है 2 से 3 स्टार और मेरे ख्याल में मैं पूरे साल में 4-5 फिल्मों को ही अच्छा कहता हूं। 4-5 फिल्में ही अच्छी होती हैं और वैसे भी मैं पूरे साल में तकरीबन 20 से 25 फिल्में ही रिव्यू करता हूं, मैं सभी फिल्मों को रिव्यू नहीं करता। तो अगर आप ऐसा समझते हो कि भाई मुझे कोई पैसे दे देता है तो मैं अच्छा कहता हूं, कोई पैसे नहीं देता तो बुरा कहता हूं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि कभी कोई चीज मुझे अच्छी लगे, शायद वो अच्छी ना हो, मैं भी गलत हो सकता हूं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं इंसान नहीं, फरिश्ता हूं, भूत हूं, मुझे सब कुछ पता है, जो चीज मुझे पसंद आई है वो 100% अच्छी होगी। ऐसा हो सकता है कि कोई सॉन्ग मुझे अच्छा लगा हो और पब्लिक को अच्छा ना लगा हो, कोई फिल्म मुझे अच्छी लगी हो और पब्लिक को अच्छी ना लगी हो। हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, शायद मैं अपने दोस्तों की फिल्मों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होता हूं, थोड़ा सा रीजनेबल होता हूं। मैं अपने दोस्तों की फिल्मों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स के साथ क्रिटिसाइज नहीं करता। और भाई हमारे समाज का ताना बाना ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको शर्म करनी पड़ती है। मैं बॉलीवुड में हूं तो जाहिर सी बात है मेरे भी वहां दोस्त हैं, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा फेवर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आप सोचते हो कि मैं पैसे लेकर किसी फिल्म को अच्छा कह देता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी मैं लंदन में रहता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। आज की 15th खबर यह है कि कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई जो फिल्में रिलीज हो रही हैं मैं उनका रिव्यू क्यों नहीं कर रहा हूं। श्रेया तलपड़े की शायद कोई फिल्म रिलीज हुई थी तो लोग कह रहे हैं कि भाई उसका रिव्यू करो। एक राज
राजकुमार राव की फिल्म रिलीज हुई थी, लोग कह रहे हैं उसका रिव्यू करो। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो। मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरी औकात ये हो गई है कि मैं राजकुमार राव और श्रेयस तलपड़े की फिल्में रिव्यू करूंगा। अरे भाई साहब, कुछ तो खौफ खाओ यार। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं मुश्किल से 20 से 25 फिल्में ही रिव्यू करता हूं, जो बहुत बड़ी फिल्में होती है। मैं ऐसे छोटे एक्टरों की छोटी फिल्मों को रिव्यू नहीं करता। आज की 16th खबर यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ये भी मुझसे कह रहे हैं कि भाई मुझे SLB की वेब सीरीज हीरा मंडी का रिव्यू करना चाहिए। भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वेब सीरीज नहीं देखता। शायद आज तक मैंने सिर्फ 3 या 4 वेब सीरीज देखी हैं, वो भी वो वेब सीरीज देखी हैं जिनमें बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर्स थे। आप सभी जानते हैं कि मैं OTT पर फिल्में भी नहीं देखता। अगर कभी कोई अक्षय कुमार की या अमिताभ बच्चन साहब की या किसी बड़े स्टार की फिल्म रिलीज होती है OTT पर डायरेक्ट, तो ही मैं देखता हूं। और हीरा मंडी में तो वैसे भी सभी लड़कियां हैं। ना ही मुझे लड़कियों की फिल्में पसंद है, ना ही मुझे लड़कियों की वेब सीरीज पसंद है। मैं गे नहीं हूं भाई, मैं मर्द हूं, तो मुझे लड़कों की फिल्में पसंद आती है। मुझे लड़कियों की फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं आती जहां लड़कियां रोना धोना कर रही है। आप सभी जानते हैं कि हीरा मंडी की कहानी लड़कियों पर आधारित है, सब लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा उसको देखने में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों से बहुत ही माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि भाई साहब, मैं इस वेब सीरीज को नहीं देख सकता, मैं इस वेब सीरीज का रिव्यू नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।